हेलो फ्रेंड, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे जो यूनिट 3 से रिलेटेड है, जिसका नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर यूनिट 3 का जो भी स्टूडेंट पूरा थ्योरी का वीडियो देखे होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यूनिट फर्स्ट का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करवाए हैं, यूनिट सेकंड का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल करवाए हैं। आज इस वीडियो में यूनिट 3 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे और मेरा थ्योरी जो भी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेगा उसको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव को रटंत विद्या से नहीं पढ़िए, रटिएगा, ज्यादा दिनों तक कामयाब नहीं रहिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स को लाता है। यानी ऑब्जेक्टिव अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपकी मार्क्स 95% तक एबव 90 या 95% लगभग आ सकती है। और ऑब्जेक्टिव रट कर नहीं बना सकते, थ्योरी को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। थ्योरी पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में किस नामक वैज्ञानिक ने किया था? हम पढ़े थे थ्योरी में ओरास्टेड का प्रयोग। ओरास्टेड ने अपने प्रयोग में क्या लिया था? एक तार लिया था, एक कुंजी लिया था, एक चुंबकीय सुई लिया था। जब करंट को फ्लो करवा रहा था तो चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रही थी। जब करंट की दिशा बदल दे रहा था तब भी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हो रही थी, बट पहले के विपरीत हो रहा था। और जब करंट को फ्लो नहीं करवा रहा था तो चुंबकीय सुई में किसी भी प्रकार की कोई विक्षेप नहीं उत्पन्न हो रही थी। तो वहां से ओरास्टेड ने एक नियम क्या किए? प्रतिपादन किए और बताए कि विद्युत धारा और चुंबक के बीच बहुत गहरा संबंध है। थोड़ा सा संबंध नहीं है, बहुत ही गहरा संबंध है। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किस नामक वैज्ञानिक ने किया था? तो ओस्ट्रेड ने किया था। कई ईस्वी में किया था? 1820 ईस्वी में। थ्योरी के क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। अब देखिए, ये ओस्ट्रेड के प्रयोग में ही पढ़ाया गया था कि अगर आपके पास कोई आवेश गतिमान हो तो वह चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ये बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आपके पास क्वेश्चन कह दिया जाए कि स्थिर आवेश, तो अगर स्थिर आवेश की कहानी रहेगी तो केवल स्थिर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन गतिमान आवेश जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपसे क्या पूछ रहा है? गतिमान आवेश। तो इसका राइट आंसर होगा स्थिर विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए कौन सा सूत्र इसमें सही है? तो लॉरेंज बल हम पढ़े हैं। देखिए, लॉरेंज बल दो स्थिति में कार्य करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र में और एक चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र दोनों हो उसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र जब रहता है तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है QVB, ध्यान समझिएगा, साइन थीटा। अगर हम इसको वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो V वेक्टर अक्रॉस V वेक्टर, F वेक्टर बराबर सूत्र होता है, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपातों को छोड़ दिया जाता है। ये तो केवल सूत्र आपका मैग्नेटिक फील्ड की कहानी की है। अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है, जिसको हम लिखते हैं QE, इसको हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जब इसे वेक्टर के फॉर्म में दोनों को एक साथ जोड़िएगा तो F वेक्टर बराबर हो जाएगा Q बाहर, ये हो जाएगा आपका E वेक्टर और प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। समझ पा रहे हैं? Q को क्या कर दिए बाहर, E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो अब इसमें से ऑप्शन को मैच कर लेंगे, कौन होगा? देखिए, A वेक्टर बराबर क्या दिया है? Q E वेक्टर प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये माइनस है, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब दोनों देखिएगा, C और जो A है, C ऑप्शन और A ऑप्शन जो है आपको एक ही जैसा दिखाई दे रहा है, बट एक जगह थोड़ा सा अंतर है। यहाँ क्रॉस है और यहाँ देखिए डॉट है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि सदिश के रूप में कभी भी डॉट नहीं होता है, सदिश को हमेशा क्रॉस से दिखाया जाता है। तो ये जो ऑप्शन है आपकी गलत है।
दोनों एक ही जैसा है, लेकिन यहाँ अंतर केवल बता रहा है, यहाँ डॉट दे दिया गया है और यहाँ क्रॉस दे दिया गया है। बीच में माइनस तो होता नहीं है और बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं होता है, बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर होगी ए। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र ये होता है। ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित कण v वेग से, ध्यान समझिएगा, बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। कह रहा है एक आवेशित कण है जो v वेग से गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस कण पर लगने वाला बल अधिकतम होगा कब? जब v और b की दिशा एक ही हो, v और b परस्पर लंबवत हो, v और b एक दूसरे के विपरीत हो, v और b 45 डिग्री के कोण पर हो। ये भी हम थ्योरी में पढ़े हैं कि मैक्सिमम का मान कब आता है। मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये मेरा v है, ठीक है, ये इस प्रकार जा रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार जा रहा है, तभी तो दोनों की दिशा एक जैसी होगी। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाता है तो थीटा का मान कितनी होती है? 0 डिग्री। जब एक दूसरे के विपरीत जाता है, ध्यान समझिएगा, कण ऐसे गया, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो थीटा कितना बनता है? 180 डिग्री। थ्योरी के क्लास में ये सब पढ़े हुए हैं। एक दूसरे के विपरीत होता है तो 180 डिग्री। दोनों जब एक ही दिशा में जाएगा तो थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। अगर आपकी कण इस प्रकार गई और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार हो तो थीटा कितना बनता है? 90 डिग्री। ध्यान समझिए। और आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है उसका सूत्र होता है F बराबर QVB साइन थीटा। तो बताइए अधिकतम मान कब आएगा? अगर हम 0 डिग्री रखते हैं, जब दोनों की दिशा एक ही तरफ हो तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 180 डिग्री रखेंगे तब भी 0 होगा। तो मैक्सिमम कहाँ आएगा? 90 डिग्री पर। थ्योरी के क्लास में भी पढ़े हैं, 90 डिग्री पर लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? V और B एक दूसरे के विपरीत हो, गलत है। V और B परस्पर क्या होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए। जब एक दूसरे के लंबवत होगा तो उस पर लगने वाला जो बल है उसकी मान क्या आएगी? अधिकतम आएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बढ़ रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्य कर रहा है। देखिए मूव किया हुआ है क्वेश्चन। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा कि उत्तर की ओर लगेगा? इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम दिशा की जो सूचक है उसको बना लेते हैं, तब जाकर पकड़ने में मुझे मजा आएगी। तो यहां से देखिए, ध्यान से समझिएगा। यहां मैं बना दिया, इस प्रकार सूचक होती है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। समझ पा रहे हैं? अब यहां से क्वेश्चन जो कर रहा है उस पर तोड़ देते हैं। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पूरब की ओर गतिशील है। पूरब मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रही है, इधर जा रही है। मान लेते हैं V वेग से जा रही है पूरब की ओर। फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की दिशा में कार्य करता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र इधर कार्य कर रहा है। उत्तर यही हुआ ना, ये तो दक्षिण हो गया। उत्तर की ओर कार्य कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? अब ध्यान से समझिएगा। अगर मुझे चुंबकीय क्षेत्र की, अगर मुझे यहां दिशा निकालनी होगी, सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे? तो जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर ही अपना आवेश लेकर जाएगा, उधर ही करंट जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं कि जिधर धारा जाती है उधर हम क्या करते हैं? अंगूठा करते हैं। और जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पकड़नी होती है उधर सभी उंगली करते हैं। और अगर हथेली अंदर आती है तो क्रॉस दिखाते हैं, बाहर आती है तो डॉट दिखाते हैं। इधर हम कर दिए अंगूठा, ठीक है। और इस पॉइंट पर ज्ञात करना है, ये बाहर की ओर हो गया। तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नहीं बताना है, मुझे इस पर लगने वाला फोर्स बताना है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं?
कि जिधर आपकी करंट जाएगी यानी जिधर आवेश जा रही है, यानी कहने का अर्थ है कि जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर हमें क्या करना होता है, सभी उंगली करना होता है, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उधर सभी उंगली को मूव कराना होता है। सभी उंगली को जब मूव कराएंगे तो अंगूठा जिधर आएगा उधर ही बल लगेगी। तो देखिए इस प्रकार कर दिए, और इधर आपकी चुंबकीय क्षेत्र है, इधर चुंबकीय क्षेत्र है आपका उत्तर की ओर। तो अब यहाँ से आपको मूव कराना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ इस प्रकार जा रही है आवेशित कण, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ से आपको टर्न करके यहाँ लाना है। तो जब यहाँ से बाहर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर, तो हम उंगली को किस प्रकार घुमाएंगे, यहाँ से इस प्रकार ले गए सभी उंगली को, और यहाँ से ऐसे जाने के बाद उंगली को ऐसे क्या करना है, सभी उंगली को मूव कराना है। तो जब सभी उंगली को घुमाए तो अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर, नीचे की ओर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कि उत्तर की ओर, किनमें से कोई नहीं, कौन होगा। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि अंगूठा कहाँ आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। सब थ्योरी क्लास में पढ़े हुए हैं, तो मैं एक ही बात आपसे बोल दिया कि थ्योरी जो हम पढ़ाए हैं उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। आपकी 95% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टॉपिक से बन जाएंगे, थ्योरी को जब अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। तो यहाँ ऊर्ध्वाधर किधर होगी, नीचे की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है। तो अभी हम यहाँ सूत्र निकाले, जब एंगल की बात आ रही थी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, तो उसका सूत्र क्या होता है, F बराबर QVB sin थीटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। ये भी बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, 5 टेस्ला वाला। देखिए तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा अलग अलग स्टेप में अलग अलग निकाले थे। फ्लक्स के आधार पर होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम निकाले थे लॉरेंज बल के आधार पर। तो यहाँ देखिए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की ही कहानी है। तो टेस्ला किसके बराबर होता है जी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। टेस्ला जो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 5 टेस्ला किसके बराबर होगा। तो जब यहाँ 5 करेंगे तो यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं, एक टेस्ला में इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो 5 टेस्ला में कितना होगा, तो 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें तो कोई पावर लगेगी नहीं कि 10 के पावर 4 होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन आता है कि 1 सेंटीमीटर दिया है और मीटर में कितना होगा, तो हम लिखेंगे 10 के पावर -2 मीटर, इतना होगा। 2 लिखा रहेगा तो 2 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। 3 लिखा रहेगा तो 3 × 10 के पावर -2 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर जो होता है 100 मीटर के क्या होता है, मतलब सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ तो पावर आएगी। लेकिन यहाँ हम जानते हैं कि जो टेस्ला होता है वह केवल वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के क्या होती है, बराबर होती है। तो 5 टेस्ला बराबर क्या होगा, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कुछ सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, 5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पुनः क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन इतना वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये आपका बी का मान दे दिया, वृत्तीय मार्ग में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना, यानी इलेक्ट्रॉन का मास इतना दे दिया। इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण काल क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं आवर्त काल, टाइम पीरियड। तो परिक्रमण काल के मान को निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं, और यहाँ कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कैपिटल T बराबर 2πm बाटा में QB, 2πm बाटा QB। 2 पाई के जगह पर वैल्यू रख देंगे 3.14 या 22/7। m के जगह पर इलेक्ट्रॉन का मास इतना रख देंगे। Q नहीं दिया है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में दिया है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है, उतना रख देंगे, और चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना रख देंगे। कोई दिक्कत, ये आप लोगों को हल करना है, हल कर लीजिएगा, और इसका जो आंसर आएगी वो आंसर आएगी 3.5 × 10 के पावर -7 सेकेंड। यानी सबका वैल्यू रखिएगा तो आपकी कट कर आंसर आएगी 3.5 × 10 के पावर -7 सेकेंड। कोई दिक्कत, ये आपको हल करना है, वैल्यू को पुट कीजिएगा, कटा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है।
1 मीटर दूर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो अनंत लंबाई, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अनंत लंबाई का वायर है, तो एक लंबे त्रिज्यरेखीय धारावाही चालक के कारण हम थ्योरी क्लास में चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त किए थे। एक अनंत लंबाई के लिए सूत्र होता है μ0/4 2I/r चुंबकीय क्षेत्र का। थ्योरी का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, तभी जाकर आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म समझ में आएगी। μ0/4 2I/r और μ0/4 का मान होता है 10⁻⁷, यहाँ बना देते हैं 10⁻⁷, और 2I का मान कितना है, देखिए 1 एम्पियर की धारा बह रही है। अब बाटा में r कितना मीटर के दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर, 1 से 1 कट गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2 × 10⁻⁷। तो 2 × 10⁻⁷ किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। इसमें सी लगा देंगे, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला हो जाएगी। निम्नलिखित 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चित्र में प्रदर्शित धारावाही तार के कारण ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ऐसा हम लोग बैक वाले वीडियो में न्यूमेरिकल भी बनाए थे कि ये आपका अर्धवृत्त है, ये आपकी सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या r है, इसमें I करंट फ्लो हो रही है। तो पूरा वृत्त के लिए हमारे पास सूत्र होता है μ0I/2r। अगर पूरा वृत्त रहेगा इस प्रकार तो इसका सूत्र होता है μ0 केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है μ0I/2r। लेकिन आधा वृत्त है तो इसमें हम 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब 2 से हम भाग देते हैं तो μ0I अब बाटा में ये हो जाएगा 4r, क्योंकि जब 2 से भाग देंगे तो इसको गुना में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी 1 ऊपर चली जाएगी, 2 नीचे चली जाएगी और यहाँ क्रॉस लग जाएगा। तो μ0I में 1 से गुना होगा तो μ0I हो जाएगा, और 2r में 2 से गुना होगा तो 4r हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो μ0I बाटा में 4r हो जाएगी। कितना सिंपल है। ऑब्जेक्टिव रट कर नहीं आप मार सकते, आप थ्योरी को पढ़िएगा तभी जाकर आपकी ऑब्जेक्टिव कंफर्म लाइन बाय लाइन समझ पाइएगा। तो थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, और जितने भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं अगर मेरा थ्योरी पढ़ते हैं तो उनको 95% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। आपसे कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटेगी नहीं, क्योंकि मैं थ्योरी में पूरी कहानी बता देता हूं। एक भी जो पॉइंट है मैं उसको नहीं छोड़ता हूँ, शॉर्ट नहीं पढ़ाता हूँ कि केवल शॉर्ट ऊपर से बता दिया जाए तो आपके 1 नंबर जो पॉइंट है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो आगे चलकर प्रॉब्लम खड़ा करने लगेगी। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए तो विस्तारित रूप से पढ़िए, जब विस्तारित रूप से पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपकी पकड़ में आ जाएगी। तो दूसरा पार्ट में हम इसके और आगे की ओर बढ़ेंगे, तो इतनी बातें आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। थैंक यू।